हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 12 तक की। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने निफ्ट स्नातकों से कहा, नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट ने 2023-24 स्नातक बैच के छात्रों के लिए सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया। संयुक्त दीक्षांत समारोह में निफ्ट के 4 परिसरों दिल्ली, रायबरेली, कांगड़ा, पंचकुला के छात्र शामिल हुए। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के कुल 810 छात्र को डिग्री प्रदान की। समारोह में 4 पीएचडी छात्रों को भी डॉक्टरेट की डिग्री मिली। इस अवसर गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत विकसित देश की ओर अग्रसर है और NIFT से निकले नए स्नातक अगले 4 से 5 वर्षों में नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। भारत विकसित देश की ओर है अग्रसर। निफ्ट के दीक्षांत समारोह में वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवोदित स्नातकों को स्टार्टअप समूह में प्रवेश करने और भारत के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। HMOT ने सभी 19 NIFT के पाठ्यक्रम में AI और ब्लॉकचेन तकनीक को शामिल करने की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश की ओर अग्रसर है और NIFT से निकले नए स्नातक अगले 4 से 5 वर्षों में नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। केंद्रीय मंत्री ने सभी स्नातक छात्रों को बधाई दी और उन्हें वस्त्र के क्षेत्र में देश के गौरव को मजबूत करके ब्रांड इंडिया बनाने का विजन दिया। विकसित नैनो सामग्री कोटिंग उर्वरकों के उत्सर्जन को धीमा करके उनकी दक्षता बढ़ाने में सहायक। यांत्रिक रूप से स्थिर बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोफोबिक नैनो कोटिंग सामग्री रासायनिक उर्वरकों की पोषक तत्व उपयोग दक्षता को धीमी गति से उत्सर्जन के लिए तालमेल करके बढ़ा सकती है, जिससे राइजोस्फीयर मिट्टी, पानी और सूक्ष्म जीवों के साथ उनकी परस्पर क्रिया सीमित हो जाती है। नैनो क्ले प्रबलित बाइनरी कार्बोहाइड्रेट से बनी यह कोटिंग अनुशासित उर्वरक खुराक में कमी लाकर फसल उत्पादन वृद्धि को बनाए रख सकती है। मिट्टी की पोषकता को बनाए रखने में कारगर। पिछले 50 वर्षों से हरित क्रांति के एक हिस्से के रूप में मिट्टी की पोषकता को बनाए रखने के लिए लगातार रासायनिक उर्वरक इनपुट तरीकों का उपयोग किया गया है, ताकि पौधों की उच्च उत्पादकता के स्तर को प्राप्त किया जा सके। लगातार और अत्यधिक उपयोग वैश्विक सतत विकास का जोखिम पैदा करता है। शोधकर्ता लगातार उर्वरकों का अधिक कुशलता से उपयोग करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। एनायनिक मिट्टी का किया गया है उपयोग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान INST मोहाली के वैज्ञानिकों ने पोटेशियम उर्वरक की 80% आवश्यकताओं को पूरा करने वाले म्यूरेट ऑफ पोटाश KCl को द्विआधारी कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात चीटोसन और लिग्निन के साथ लेपित किया है। इससे सुदृढ़ीकरण एजेंट के रूप में स्थिर समन्वय बंधों को बढ़ावा देने वाली एनायनिक मिट्टी का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को दरभंगा में एम्स में रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 13 नवंबर को बिहार जाएंगे और दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को यह जानकारी दी। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि PM मोदी बुधवार को दरभंगा में रहेंगे, जब सुपर स्पेशलिटी परियोजना के लिए भूमि पूजन भी होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जितिन राम मांझी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। पटना के बाद राज्य का दूसरा ऐसा शहर जहां बनेगा एम्स। गौरतलब है कि उत्तर बिहार का यह शहर राजधानी पटना के बाद राज्य का दूसरा ऐसा शहर बन जाएगा जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होगा। राष्ट्रीय मुर्मू 12 से 14 नवंबर तक दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार से 14 नवंबर तक दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति सचिवालय ने एक बयान में बताया कि द्रौपदी मुर्मू आज दमन में एवियरी
सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज तथा निफ्ट परिसर का दौरा करेंगी। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 से 14 नवंबर तक दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति 12 नवंबर को दमन में एवियरी और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज तथा निफ्ट परिसर का दौरा करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू बुधवार 13 नवंबर को सिलवासा स्थित नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगी और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों व शिक्षकों से बातचीत करेंगी। पीएम मोदी ने मॉरिशस में ऐतिहासिक चुनावी जीत पर अपने मित्र रामगुलाम को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लेबर पार्टी के नेता और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को संसदीय चुनावों में उनकी जीत पर फोन पर बधाई दी। रविवार को मॉरिशस में मतदान हुआ था। उन्होंने निवर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को हराया है। पीएम मोदी ने डॉक्टर नवीन रामगुलाम को भारत आने का दिया निमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अपने बधाई संदेश में लिखा, अपने दोस्त डॉक्टर नवीन रामगुलाम से गर्मजोशी से बातचीत की और उन्हें ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई दी। मैंने मॉरिशस का नेतृत्व करने में उनकी सफलता की कामना की और भारत आने का निमंत्रण दिया। हमारी विशेष और अनूठी साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को तत्पर हूँ। मॉरिशस के प्रति नई दिल्ली की अटूट प्रतिबद्धता। पिछले कई साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने मॉरिशस के साथ अपनी विशेष और स्थायी साझेदारी के प्रति नई दिल्ली की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने चुनाव में हार मान ली है। जगन्नाथ ने कहा कि उनका राजनीतिक गठबंधन बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है। वह साल 2017 से 2 बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे हैं। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर से 180 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा ESD ने के संयुक्त प्रयासों से 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान वैश्विक सिनेमा का उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें उभरते हुए फिल्म निर्माताओं कहानी कहने की कला पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा। इस पर IFFI 2024 की थीम यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इन नाउ है, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमरो पहल का विस्तार करते हुए इस 100 युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही भारत के उभरता युवा फिल्म निर्माताओं को पहचान देने के लिए बेस्ट इंडियन डेब्यू डायरेक्टर के लिए नए पुरस्कार की भी शुरुआत होगी। महोत्सव के निर्देशक शेखर कपूर ने सिनेमा में कहानी कहने की शाश्वत कला को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह तेजी से बदलती दुनिया में और ज़रूरी है। वहीं सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी ने भारत को बेकरार सपनों का देश और IFFI को इन सपनों को वैश्विक मंच पर लाने वाला बताया। IFFI 2024 का यह संस्करण पहली बार फिल्म इंडस्ट्री की अगुवाई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिल्म निर्माता, आयोजन और महोत्सव की संरचना का प्रभार संभालेंगे। यह कदम महोत्सव को वैश्विक फिल्म समुदाय के साथ और अधिक सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। भारत रूस बिजनेस फोरम में विदेश मंत्री ने उठाया व्यापार असंतुलन का मुद्दा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आज सोमवार को भारत रूस के बीच व्यापार असंतुलन के तत्काल समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार आज 66 अरब अमेरिकी डॉलर है और 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। हालांकि व्यापार असंतुलन एक तरफा है, जिसे दूर करने के लिए जरूरी है कि गैर टैरिफ बाधाओं और नियामक बाधाओं का तेजी से समाधान किया जाए। विदेश मंत्री S जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंट्रोव ने आज मुंबई में आयोजित भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि कई दशकों तक 8% की विकास दर रखने वाले भारत और एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी नेतृत्वकर्ता रूस के बीच की साझेदारी दोनों देशों और दुनिया के लिए लाभकारी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने 10 महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार को बताया महत्वपूर्ण। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार को महत्वपूर्ण माना और कहा विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते अभी एक प्रभावी तंत्र हैं। हालांकि अल्पावधि में भी राष्ट्रीय मुद्रा निपटान के साथ बेहतर व्यापार संतुलन ही इसका उत्तर है। भारत रूसी अर्थव्यवस्था की
पूरक प्रकृति का उल्लेख करते हुए एस जयशंकर ने कहा, हमारा दृष्टिकोण लेन देन का नहीं है बल्कि दीर्घकालिक साझेदारी बनाने का है। तेल, गैस, कोयला और यूरेनियम जैसे ऊर्जा क्षेत्रों में भारत की भूमिका हमेशा प्रमुख रहेगा। यह विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की मांग पर भी लागू होता है। परस्पर लाभकारी व्यवस्था बनाने से हमें अपने समय की अस्थिरता और अनिश्चितता से निपटने में मदद मिलेगी। जापान की संसद ने शिगेरू इशिबा को फिर से चुना प्रधानमंत्री। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के नेता शिगेरू इशिबा को जापानी संसद के दोनों सदनों में सर्वाधिक वोट हासिल करने के बाद सोमवार को दोबारा देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। 30 साल में पहली बार रन ऑफ मतदान हुआ। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार संसद ने प्रधानमंत्री चुनने के लिए सोमवार दोपहर को एक असाधारण सत्र बुलाया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार पिछले महीने हुए आम चुनाव में एलडीपी और कोमिटो के सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपना लंबे समय से कायम बहुमत खो दिया था। इसकी वजह से इशिबा और प्रमुख विपक्षी संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता योशिको नोडा के बीच रन ऑफ मुकाबला हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल में पहली बार रन ऑफ मतदान हुआ। देश और जनता की सेवा करना सर्वोच्च प्राथमिकता, एक्स पर जीत की घोषणा करते हुए इशिबा ने पोस्ट किया, मुझे जापान का 103वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस कठिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माहौल में मैं देश और उसके लोगों की सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रतिनिधित्व सभा में रन ऑफ मतदान में 67 वर्षीय इशिबा को 221 वोट मिले और जो 233 बहुमत की सीमा से कम होने के बावजूद नाडोका मिले वोटों से कहीं अधिक थे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ाई गई। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। यानी अब पात्र युवा 15 नवंबर तक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। बताना चाहेंगे, इससे पहले पात्र युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 10 नवंबर 2024 तक के लिए खुला था। योग्य उम्मीदवार विभिन्न इंटर्नशिप पदों के लिए करा सकते हैं आवेदन। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की समय सीमा 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। इसके लिए योग्य उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल pminternship.mca.government.in/login के जरिए विभिन्न इंटर्नशिप पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत की टॉप 5 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मिलेगा अवसर। इस योजना के तहत भारत की टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने तक इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इंटर्नशिप अवधि के दौरान इंटर्न करने वालों को 5,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। इसमें से 500 रुपये की राशि मेज़बानी कंपनी अपने CSR फंड के माध्यम से देगी, जबकि शेष 4500 रुपये सरकार मुहैया कराएगी। गाजा में मारा गया इस्लामिक जिहाद को हेड ऑफ ऑपरेशन, इजरायल सुरक्षा बलों का दावा। इजरायल की सेना और शिन बट इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने इस्लामिक जिहाद आतंकी ग्रुप के हेड ऑफ ऑपरेशन मोहम्मद अबू साखिल को मार गिराने का दावा किया है। संयुक्त बयान के अनुसार शनिवार को इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में एक सटीक हमले में कमांडर को निशाना बनाया। बयान में कहा गया कि अबू साखिल ने एक कंपाउंड में स्थित कमांड और कंट्रोल सेंटर में काम कर रहा था, जिसे पहल उत्तरी गाजा में फहद अल सबा स्कूल के रूप में जाना जाता था। यही है कि इसमें तबाही मच गई। भारत में तेजी से बढ़ रही गेमिंग सेक्टर की डिमांड, वर्ष 2029 तक $9.2 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद। भारत में मोबाइल गेमिंग की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गेमिंग सेक्टर की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2029 तक $3.8 बिलियन से बढ़कर $9.2 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि इसका नेतृत्व गैर मेट्रो शहरों में उत्साही गेमर्स कर रहे हैं। प्रमुख इंटरैक्टिव मीडिया और गेमिंग वेंचर कैपिटल फंड लुमकाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 591 मिलियन गेमर्स की आबादी में से 44% महिलाएं हैं और 66% गेमर्स गैर मेट्रो शहरों से हैं, जिनमें से 43% पहली बार कमाई करने वाले युवा 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार भारत। रिपोर्ट के मुताबिक गेमिंग पर खर्चा किए जाने वाला औसतन साप्ताहिक समय 30% बढ़कर 13 घंटे हो गया है।
जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताए गए समय से 2 गुना है। गौरतलब है कि भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 में 8 मिलियन नए भुगतान करने वाले यूजर्स जुड़े, जिससे कुल भुगतान करने वाले गेमर्स की संख्या 148 मिलियन हो गई। इस रिपोर्ट में भारत के नए मीडिया बाजार का मूल्य वित्त वर्ष 2024 में $12.5 बिलियन बताया गया है, जिसमें 30% हिस्सेदारी गेमिंग क्षेत्र की है। इन ऐप खरीदारी, जो मुख्य रूप से मिड कोर गेम्स द्वारा प्रेरित है, ने साल दर साल 41% की वृद्धि दर दर्ज की। यह वित्त 2024 के $3.8 बिलियन के राजस्व में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा है। विस्तारा एयरलाइंस की आज आखिरी उड़ान 12 नवंबर से एयर इंडिया करेगी संचालन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस की संयुक्त हिस्सेदारी वाली एयरलाइंस कंपनी विस्तारा आज सोमवार को अपनी आखिरी उड़ान भर रही है। दरअसल समूह की ही एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के विस्तारा का विलय होने जा रहा है। विलय समझौते के तहत विस्तारा एयरलाइंस आज अपनी आखिरी उड़ान पर है। विस्तारा सोमवार के बाद टाटा की अगुवाई वाली एयर इंडिया में शामिल हो जाएगी। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल को बढ़ावा देंगे फेडेक्स और इन्वेस्ट इंडिया। प्रमुख एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी फेडेक्स क्रॉप की सब्सिडरी फेडेक्स ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल में सहयोग करना है। दोनों का मकसद भारतीय लघु उद्योग की वृद्धि में तेजी लाना है। इसके लिए उन्हें दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच मुहैया कराई जाएगी। फेडेक्स के मिडल ईस्ट, भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका के अध्यक्ष कामी विश्वनाथन का कहना है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए भारत के प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की एक जिला एक उत्पाद पहल का लक्ष्य संपूर्ण भारत में प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम स्थानीय कारीगरों और मैन्युफैक्चरर्स को व्यापक सहायता प्रदान करके आजीविका में सुधार और भारतीय कारीगरी की समृद्ध विविधता का प्रदर्शन करना है। यह पहल नवाचार को बढ़ावा देती है और स्थानीय व्यवसायों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाते हुए मेक इन इंडिया के सपने के प्रति भारत की वचनबद्धता को दिखाती है। विश्वनाथन ने कहा कि हम इन्वेस्ट इंडिया के साथ अपने सहयोग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को वैश्विक लॉजिस्टिक को आसान बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार विशिष्ट समाधान देकर उनके सामने उपस्थित चुनौतियों का हल करना चाहते हैं। एक साथ मिलकर हम निर्यात में तेजी ला रहे हैं और सतत आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 अबुल कलाम आज़ाद के किए कार्यों को याद करने का दिन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए आवश्यक चल रहे प्रयासों की वकालत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और प्रमुख शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन अबुल कलाम आज़ाद की जयंती का सम्मान करता है। मौलाना आज़ाद को उनके अमूल्य योगदान के लिए 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने देश की शिक्षा प्रणाली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदान को मनाने के लिए सितंबर 2008 में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उनसे पहले इस पद से न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ शुक्रवार को सेवानिवृत्त हुए। संजीव खन्ना कौन है? 14 मई 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कानूनी करियर 4 दशक से भी अधिक समय तक शानदार रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिलिंग में अधिवक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शुरुआत में 30 हजारी स्थित जिला न्यायालयों में और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय तथा विभिन्न न्यायाधिकरण में वकालत की। किन क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता है? संवैधानिक कानून, कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्य कानून, कंपनी कानून और पर्यावरण कानून सहित कई क्षेत्रों में थी। न्यायमूर्ति खन्ना ने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में कार्य किया और 2004 में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील सिविल नियुक्त किया गया। वे दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक और न्यायमित्र के रूप में आपराधिक मामलों में भी पेश हुए। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हुए पदोन्नत। 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में पदोन्नत होकर वे 2006 में स्थायी न्यायाधीश बन गए। उन्होंने दिल्ली
न्यायिक अकेडमी और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 18 जनवरी 2019 को उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। वर्तमान में जस्टिस संजीव खन्ना के पास यह कार्यभार है। वर्तमान में न्यायमूर्ति खन्ना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी भोपाल की शासी परिषद के सदस्य हैं। इससे पहले उन्होंने जून से दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की अध्यक्षता की थी। नई पीढ़ी राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और विकास के प्रेरक शक्ति, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ये बात कही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सहिष्णुता एक गुण है। यह हमारी सभ्यता के लोकाचार में गहराई से समाया हुआ है। यह समाज में सामंजस्य और समावेशिता का आधार है। यह सामाजिक समरसता का अभिन्न पहलू है। रजत जयंती समारोह रविवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महाराजा अग्रसेन तकनीकी शिक्षा संस्था मेटिस के रजत जयंती समारोह के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में धनखड़ ने कहा, सामाजिक सद्भाव के बिना बाकी सब कुछ अप्रासंगिक हो जाता है। अगर घर में शांति नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कितनी संपत्ति या घर कितना बड़ा है। सामाजिक सद्भाव हमारा आभूषण है। हमने इसे सदियों से देखा है। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की जरूरत मैं आप सभी से आग्रह करूंगा। सबसे पहले यह एक अमूर्त विचार लग सकता है, लेकिन अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, अपने बुजुर्गों, अपने पड़ोसियों, अपने साथ रहने वालों लोगों को देखें। यदि आप सही गुण हैं, यदि आप सामाजिक सद्भाव बनाए रखते हैं तो इसमें कुछ खास बात है। यह एक ऐसी बारिश की तरह होगी जिसमें सभी को प्रसन्नता का अनुभव होगा। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि ग्रहणशील बने, सहनशील बने। यह हमेशा लाभ देगा। और हर काम में स्वयं से पूछें, मैं सामाजिक सद्भाव कैसे बढ़ा सकता हूं। आखिरकार हम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम एक ऐसे राष्ट्र का हिस्सा हैं जो 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने भाजपा को घोषणा पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में भाजपा ने महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए राज्य को प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने पर जोर दिया गया है। भाजपा ने राज्य के निम्न आय वर्ग के लोगों को प्रति माह राशन देने का वादा भी किया। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष सालेर सहित अन्य नेता उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के 100 दिन के भीतर घोषणा पत्र लागू करना शुरू कर दिया जाएगा। शाह ने बताया कि इस घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 2100 रुपये देने का वादा किया गया है। भाजपा ने 25 लाख नौकरियां और 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित 21 नवंबर को संभालेंगे पदभार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में शहरी विकास योजनाओं और बिजली क्षेत्र के परिदृश्य की समीक्षा की। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद शुक्रवार से महाराष्ट्र में शुरू। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद का तीसरा संस्करण शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नॉड में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 8 से 21 नवंबर तक किया जाएगा। ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी किया जाता है। इस अभ्यास के पिछले संस्करण का आयोजन दिसंबर 2023 ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास दोनों पक्षों का सामरिक संचालन करने की रणनीतिक, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपने सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने में सक्षम बनाएगा। यह अभ्यास दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच भाईचारा और सौहार्द विकसित करने में सहायक होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में जारी कर बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आज ऑस्ट्रो हिंद महाराष्ट्र में शुरू हुआ। उल्लेखनीय है 140 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन और भारतीय वायुसेना के 14 कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। 120 कर्मियों वाले ऑस्ट्रेलियाई सेना दल का प्रतिनिधित्व 2 डिवीज़न की 10वीं ब्रिगेड की 13वीं लाइट हॉर्स रेजिमेंट द्वारा किया जाएगा। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।